हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय जलवायु के बारे में। भारतीय जलवायु क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं भारत की जलवायु। अगर जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु शब्द लिया गया था अंग्रेजी के क्लाइमेट से। क्लाइमेट क्लाइमेट शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। इसमें से क्लाइमा शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? ये क्लाइमा शब्द से। क्लाइमा शब्द CLIMA, इससे बना क्लाइमेट शब्द, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? जलवायु। इसके अंतर्गत हम कौन सा प्रदेश के बारे में देखेंगे? भारत के बारे में इसका अध्ययन करेंगे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जलवायु किस प्रकार से होती है। अगर एक कुछ समय के लिए देखते हैं या कुछ महीनों के लिए देखते हैं या कुछ वर्ष के लिए देखते हैं तो इसके अंतर्गत अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं मौसम। सर्वप्रथम इसमें शब्द निकल के आता है मौसम। मौसम क्या होता है कि मौसम के बारे में अगर हम देखते हैं तो किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं या वायुमंडलीय स्थिति के बारे में अगर हम देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वहाँ की वर्षा, उन सभी की मात्रा कि उस रोज किस प्रकार का मौसम रहा, किस प्रकार से उसमें बदलाव रहा, ये होती हैं प्रत्येक दैनिक गति के अंतर्गत। दैनिक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो रोजाना के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मौसम में कितना बदलाव हुआ। इसके अलावा 4-5 दिन के अंतर्गत जो बदलाव होता है वो किसके अंतर्गत आता है? हमारे मौसम के अंतर्गत आता है। और मौसम से अगर हम बात करते हैं तो मौसम बनते बनते ये किस में चला जाता है? ऋतुओं में चला जाता है। ऋतुएं क्या होती हैं कि ऋतुएं जिस प्रकार मौसम 1-2 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए होता है, यही मौसम धीरे धीरे 2 या 3 महीने के लिए होता है और अपने जलवायु में परिवर्तन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऋतुएं कहा जाता है। ऋतुओं की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ऋतुएं 3 होती हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। लेकिन अगर भारतीय संस्कृति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ऋतुएं 6 होती हैं। 6 ऋतुओं के बारे में अगर हम देखते हैं तो 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संस्कृति में कुल कितनी ऋतुएं बताई गई हैं? 6 ऋतुएं बताई गई हैं। 6 ऋतुओं के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऋतु हैं। एक तो आती है इसमें बसंत ऋतु। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय ऋतु आती है इसमें ग्रीष्म ऋतु। अगर तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आती है इसमें वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद अगर हम बात करते हैं तो आती है इसमें शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद में आती है इसमें हेमंत ऋतु। और नंबर 6 पर आती हैं अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आती हैं शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु। अब इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं बसंत ऋतु प्रारंभ होती है चैत्र वैशाख में। चैत्र वैशाख। और अगर हम अंग्रेजी माह की बात करते हैं तो अंग्रेजी माह आता है इसमें मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। बसंत ऋतु चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु कौन से समय पर आती है? तो अगर हम देखते हैं इसमें ज्येष्ठ और आषाढ़। ज्येष्ठ आषाढ़। और अगर ज्येष्ठ आषाढ़ की अगर बात करते हैं अंग्रेजी माह में तो ये आता है हमारे मई जून। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्षा ऋतु तो वर्षा ऋतु की अगर बात करते हैं तो ये आते हैं हमारे श्रावण भाद्रपद। श्रावण भाद्रपद। श्रावण भाद्रपद आता है हमारे जुलाई अगस्त। वर्षा ऋतु की अगर बात करते हैं तो श्रावण भाद्रपद जुलाई और अगस्त में। शरद ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो शरद ऋतु आती है हमारे आश्विन और कार्तिक में। आश्विन कार्तिक। और अगर माह की बात करते हैं तो सितंबर अक्टूबर।
इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें आती है हमारे हेमंत ऋतु। नंबर 5 पर अगर हम देखते हैं तो हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु की अगर बात करते हैं तो ये कौन से माह में आती हैं? ये मार्गशीर्ष और पौष में, मार्गशीर्ष और पौष के माह में। और अंग्रेजी माह में अगर देखते हैं तो नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं इसमें अंतिम में शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो शिशिर ऋतु आती है माघ फाल्गुन में, शिशिर ऋतु आती है माघ फाल्गुन में। और माह की बात करते हैं तो जनवरी फरवरी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के आधार पर 6 ऋतु हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। बसंत ऋतु चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल में, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून में, वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद जुलाई अगस्त में, शरद ऋतु की बात करते हैं तो आश्विन कार्तिक में, सितंबर अक्टूबर माह के अंतर्गत। हेमंत ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो माघ शीर्ष पौष के अंतर्गत। इसके अलावा नवंबर दिसंबर में। शिशिर ऋतु की बात करते हैं तो माघ फाल्गुन जनवरी और फरवरी माह के अंतर्गत। इस प्रकार से हमारे कुल 6 ऋतुएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जलवायु। जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु मौसम और ऋतुओं से बनकर, मौसम तो बनते हैं 2-3 दिन के लिए, ऋतुएं बनती हैं 3-4 महीने के लिए, और इनका मिलन या मिश्रण कहा जाता है कि लगभग ये 30 से 35 वर्ष के मध्य जो जलवायु में परिवर्तन हुआ वो किसके अंतर्गत आता है? वो जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 30 से 35 वर्ष का डाटा देखा जाता है। किसके अंतर्गत देखा जाता है? हमारे जलवायु के अंतर्गत देखा जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो भारत की जलवायु को बहुत से कारक हैं जिसे प्रभावित करते हैं, जैसे अक्षांश स्थिति हो गई, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल की बनावट, फेरल के नियम, वायु दाब की पेटियां, वो सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे भारत की जलवायु के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं सर्वप्रथम अक्षांश स्थिति के आधार पर। नंबर 1 पर बात करते हैं हम अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। अक्षांश स्थिति के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से निकल रही है हमारी भूमध्य रेखा, जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इससे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, जो सबसे लंबी रेखा होती है, जो पृथ्वी के मध्य में होती है या ग्लोब के मध्य में होती है। विषुवत रेखा की हम बात करते हैं भारत की, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के मध्य से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर अपना भारत है। क्या होता है कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य कौन सा मौसम मिलता है? उष्ण कटिबंधीय मौसम मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, एक तो 23 सितंबर को, एक 21 मार्च को। तो ज़्यादातर सूर्य की किरणें इसी क्षेत्र में घूमती हैं, इसीलिए यहाँ का मौसम उष्ण पाया जाता है। और कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तब यहाँ पर वायुदाब निम्न हो जाता है, और निचले वाले क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं तो वायुदाब यहाँ पर क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। तो वायुदाब उच्च होने की वजह से हवाएं किस तरफ चली जाती है? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलने लगती है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अक्षांश स्थिति भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं समुद्र तट से दूरी।
नंबर सेकंड पर है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी। अगर हम देखते हैं इसमें नंबर 2 पर समुद्र तट से दूरी, तो हम इसमें देखते हैं कि स्थलखंड वाला जो भाग होता है, स्थलखंड वाला भाग जो होता है वो जितना तेज गति से गर्म होता है उतना ही तेज गति से क्या होता है, वो ठंडा होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समुद्र के तटीय किनारों की बात करते हैं तो वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है वहाँ पर? सम जलवायु। न तो अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, क्योंकि समुद्र से आने वाली लहरें सर्वप्रथम तटीय किनारों को ही छूती हैं, इसलिए समुद्र से तट से दूरी भी एक प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। भारत में 2 प्रकार का मौसम पाया जाता है, तो सम पाया जाता है, एक पाया जाता है विषम। अगर दक्षिणी भारत की बात की जाती है तो भारत का तटीय जो किनारा होता है वो तटीय किनारों के अंतर्गत हम देखते हैं तो वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, न तो गर्मी न सर्दी। इसके अलावा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा के उत्तर के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा के उत्तर के अंतर्गत विषम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र तो मरुस्थलीय हैं, कुछ क्षेत्र कापी मिट्टी वाला है और कुछ क्षेत्र पठारी क्षेत्र हैं। तो कहीं पर अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं पर बहुत कम गर्मी पड़ पाती है, तो अलग अलग प्रकार से मौसम पाया जाता है। नंबर सेकंड बात हुई समुद्र तट से दूरी। नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई। हम देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, क्योंककि जिस प्रकार से ऊंचाई बढ़ती हुई चली जाती है तो मौसम का मिजाज भी कम होता हुआ चला जाता है, जलवायु में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम धरातल की बात करते हैं तो धरातल के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम जैसे धरातल के नीचे 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इसको मैं एक नॉर्मली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो है हमारा धरातल, ये मैंने आपको रेखा खींची, इसको हम धरातल मान लेते हैं। अब इस धरातल से जैसे अपन 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि धरातल से नीचे चले आते हैं तो हम देखते हैं कि 32 मीटर नीचे आते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो ये भी क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। देखा हमने कि 165 मीटर की ऊंचाई पर गए हम, कितने मीटर, 165 की मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, आपके टेम्परेचर कम हो जाएगा, मौसम में ठंडक महसूस होगी। उसी प्रकार धरातल से अगर हम नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 32 मीटर नीचे गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत कि धरातल की बनावट। धरातल की बनावट नंबर 4th पॉइंट। नंबर 4 पर है धरातल की बनावट। धरातल की बनावट। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं धरातल की बनावट। नंबर 4 पर है धरातल की बनावट। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि धरातल की बनावट भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। हम भारत के उत्तर पश्चिम में देखते हैं तो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि उसमें कंकड़ होते हैं मोटे। वो क्या होते हैं कि बहुत जल्दी तो गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र में मिलती है हमारे को दोमट काप मिट्टी। दोमट काप मिट्टी में क्या होती है, नमी होती है, ये बारीक होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि मौसम न तो ज़्यादा अधिक ठंडा होता है, न अधिक क्या होता है, गर्म होता है। तो धरातल की बनावट भी किसको प्रभावित करती हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इसी के अंतर्गत हम देख लेते हैं, क्योंकि मिट्टी है जो धरातल की बनावट में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। कहीं पर मरुस्थलीय हैं, कहीं पर पथरीली हैं, कहीं पर नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। तो इस प्रकार से धरातल की बनावट भी इसे प्रभावित करती है। धरातल का स्वभाव। धरातल का स्वभाव भी सबसे मेन पॉइंट माना जाता है। धरातल का स्वभाव।
नंबर 5 पॉइंट है धरातल का स्वभाव। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो क्या होता है कि पाकिस्तान में स्थित है बलूचिस्तान पर है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र से चलने वाली हवाएं क्या होती है, गर्म होती है। तो वो क्या होती है, गर्म हवाएं जब भारत की तरफ बढ़ती हैं तो भारत के उत्तर पश्चिम में बहुत अधिक गर्मी पैदा कर देती है। इस वजह से भी हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिम में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। इस मौसम में गर्मी पड़ने का कारण एक वो भी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं पूर्वी क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में हमारे ये हवाएं नहीं पहुंच पाती और वहाँ पर क्या होता है कि वनस्पति भी सर्वाधिक है, नदियों का क्षेत्र सर्वाधिक है। इसके अलावा वहाँ पर दोमट काम मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए धरातल का स्वभाव भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने का एक कारण माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति नंबर 6 पॉइंट। नंबर जो 6वां पॉइंट है वो है हमारे पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत खड़ा हुआ है। अगर इस तरफ से मानसूनी हवाएं आ रही है तो वो कहाँ गिरेगी, इसके इस किनारे पर। लेकिन अगर ये मानसूनी हवाओं के समानांतर हैं, जैसे कि इस प्रकार से, तो ये हवाएं पर्वत की न टकराकर क्या होती है, सीधी चली जाती है। क्या चली जाती है, सीधी चली जाती है। इस वजह से अगर हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमारे पश्चिम की बात करते हैं तो हमारा थार का मरुस्थल, जहाँ पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून के क्या है, समानांतर है। इसीलिए जो अरब सागर से मानसून आता है वो क्या होता है, सीधा चला जाता है। उसी प्रकार पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो गारो कासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर स्थित है, हमारे मेघालय में स्थित है, वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को सीधे टकराती है। जैसे कि ये है, अब वो उसके सामने सीधी खड़ी हुई है, तो जो भी बारिश के केंद्र बनेगा तो सर्वप्रथम उनसे टकराता है। और आपने देखा भी होगा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मोहसिन राम गांव में होती है, जो गारो कासी जयंतिया की पहाड़ों के मध्य ही स्थित है, जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहा जाता है कि 1142 सेंटीमीटर के लगभग वार्षिक वर्षा मानी जाती है। तो इसके समानांतर या इसके सीधे खड़ी हुई है, उसके सामने खड़ी हुई है, तो वहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पर्वतों की स्थिति भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं तो इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं तो हवाओं और धाराओं के कारण भी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, तो इसमें है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वायुदाब की पेटियाँ। वायुदाब की पेटियाँ, वायुदाब की पेटियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी, क्यूरिक ने। इसकी खोज की गई क्यूरिक महोदय के द्वारा। क्यूरिक एक भूगोलवेत्ता थे, उनके द्वारा वायुदाब की पेटियों के बारे में, वायुदाब की पेटियां महासागरीय तल पर उड़ती हैं, उनके बारे में देखा गया। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, क्यूरिक के द्वारा। इसे कौन से यंत्र के द्वारा नापा जाता है, तो वह यंत्र है बैरोमीटर। किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा इसे नापा जाता है। अगर हम देखते हैं वायुदाब की पेटियां, अब वायुदाब की पेटियां ये क्या है, स्थायी पेटियां होती हैं। इनका अध्ययन हम देख लेते हैं। तो इसका अध्ययन देखने के लिए हम भारतीय ग्लोब पर या विश्व के ग्लोब पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की विशेष बनावट के कारण पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां क्या है, स्थायी हैं। तो इनका हम अध्ययन स्थायी प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं वायुदाब की पेटियां। ये भारत का नौकर पूरे विश्व के ग्लोब के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं। तो पूरे विश्व के आधार पर हम अगर अब बात करते हैं तो ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब के जस्ट मध्य से रेखा गुजरती कौन सी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके ऊपर एक कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और ये होती हैं ध्रुवीय, जहाँ पर ध्रुवीय का मतलब होता है कि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं नीचे, तो नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा आदि रेखाएं होती है।
अब वायुदाब की जो पेटियां होती है वो किस प्रकार से चलती है, तो इसके अंतर्गत हम देखने की कोशिश करते हैं। जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर किरणें इसी के आसपास ही घूमती है। कर्क रेखा पर 21 जून को, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य की किरणें होने की वजह से यहाँ पर उष्ण का मौसम पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम व्यापारिक पौने भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्हें व्यापारिक पौने भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर व्यापार इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत होता है। इसके अलावा इसमें किस प्रकार से हवाएं चलती हैं तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें चलती हैं उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य सागर की तरफ। ये हवाएं, इनकी हवाओं की गति हम देख रहे हैं। हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसके ऊपर आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसके ऊपर बात करते हैं तो आती हैं उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और इसके ऊपर अगर बात करते हैं तो ध्रुवीय वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। उसी प्रकार हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे भी इसी प्रकार से आएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत भी वही उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और वही बात नीचे रहेगी दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये भी भारतीय जलवायु को या विश्व की जलवायु को प्रभावित करने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ ये किसकी तरफ हवाओं को आकर्षित करती हैं? भूमध्य रेखाओं की तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए हम इन हवाओं को व्यापारिक पवनों के रूप में जाना जाता है, व्यापारिक पवनों के रूप में जाना जाता है। नीचे वाली भी कौन सी है? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पौने इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में सर्वाधिक व्यापार जो पाल वाले जहाज होते थे वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं हवाओं के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इन्हें अश्व पौने भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक बार घटना घटी कि एक जहाज जा रहा था, पाल वाला जहाज जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे घोड़े थे। तो क्या हुआ कि हवाओं का रुख क्या हुआ, एकदम रुक जाता है। तो कुछ घोड़े समुद्र में गिराने पड़े, इसीलिए इन्हें अश्व पौने के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर वाली जो पौने होती हैं वो होती हैं पछुआ पौने। ये उपोष्ण से, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ और क्या होती है, आकर्षित होती है। इन्हें बोलते हैं पछुआ पौने, पछुआ पौने। और बात करते हैं ऊपर वाली तो ये होती हैं ध्रुवीय पौने, ध्रुवीय पौने। ये किस तरफ चलती हैं हमारे, तो देखते हैं ध्रुवीय पवनों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है। जिस प्रकार हमने ऊपर वाला देखा तो उसी प्रकार नीचे वाला हमारा पार्ट होता है, उसी प्रकार हम देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत भी वही सिस्टम रहता है व्यापारिक पौने। और ये वाला कौन सा है, पछुआ पौने वाला, पछुआ पौने। और वही नीचे वाला ध्रुवीय पौने। तो इस प्रकार से ये कौन सा सिस्टम हुआ हमारे वायुदाब पेटियों का, कि वायुदाब की पेटियां भी जलवायु को प्रभावित करने का एक कारण माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम अलग से भी समझ सकते हैं। वायुदाब की पेटियों को हम अलग से एक टॉपिक बनाकर भी अच्छी प्रकार से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में हम भारत की जलवायु देख रहे हैं। तो भारत की जलवायु के आधार पर मैंने आपको नॉर्मली तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि फेरल का जो नियम है, फेरल का नियम भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने का एक कारण बनता है। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फेरल का नियम क्या कहता है।
तो फेरल के नियम के अंतर्गत हम देख लेते हैं। तो फेरल का नियम नंबर 8 पर आता है हमारे फेरल का नियम। फेरल का नियम, फेरल का नियम क्या है? ये एक भूगोल बताते हैं, प्रसिद्ध भूगोल बताते हैं। इन्होंने पौनों के आधार पर एक नियम दिया है। नियम क्या दिया है? आसानी पूर्वक समझने वाला नियम है। क्या होता है कि पृथ्वी अपने स्थान पर घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। किस तरफ घूमती है ये? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ये तो है हमारे उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारे दक्षिणी गोलार्ध। फेरल का नियम क्या कहता है कि जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत हम देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं हवाएं, तो वो क्या होती हैं कि उनकी दिशाएं उत्तर पूर्व हो जाती हैं। कहने का मतलब दाईं ओर। किस तरफ हो जाती हैं? दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ बहती हैं? दाईं ओर बहती हैं। ग्लोब के दाईं ओर। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि ये हवाएं किस तरफ बहती हैं? बाईं ओर बहती हैं। किस तरफ बहती हैं? ये बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। फेरल का नियम क्या कहता है? नॉर्मली एक छोटी सी भाषा में आपको समझा दूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी वजह से फेरल के नियम के अनुसार फेरल ने क्या कहा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब दाईं ओर चलती है। किस तरफ चलती है उत्तरी गोलार्ध में? दाईं ओर। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किस ओर चलती हैं? ये हमारे बाईं ओर चलती है। फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। कौन से नियम के अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार। फेरल के नियम के अनुसार उन्होंने पौनों के बारे में यह बताया। इस प्रकार से मैंने भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताए। आपको कारक एक एक करके समझाने की कोशिश की, जैसे अक्षांश से दृष्टि के आधार पर, धरातल की बनावट के आधार पर, धरातल की स्थिति के आधार पर, समुद्र तल से ऊंचाई, दूरी के आधार पर, फेरल के नियम के अनुसार, हवाओं धाराओं के आधार पर, वायुदाब पेटियों के आधार पर। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें होती है ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद में हम इसी में एक भाग और है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनों को भी क्या होती है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो उसको अलग से हम टॉपिक में देखेंगे अगले वाले भाग में।